अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब ज़रा मुझे बताएं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कितनी बार पार्लियामेंट के अंदर पसमानदा मुसलमान जो मुख्य धारा से कट गए उनकी कितनी वकालत की। अगर उन्हें इस्लाम से और मोहम्मद साहब को फॉलो करते तो मैं आपको ये बता दूं मान्यवर कि वो विरासत को आगे ना बढ़ाते। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद परपोता। यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा कल से, जहाँ तक है। क्या कल असेंबली में पेश होगा। उसके बाद लागू जब होगा, क्या उत्तराखंड का मुसलमान इस चीज़ का समर्थन कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, यानी एक देश एक कानून को लेकर? देखिए, दो चीज़ें हैं सामने कि अच्छे लोग भी हैं जो उसको बड़ी समझदारी से समझ रहे हैं, और एक वो है जो तथाकथित लोग हैं, उनकी क्योंकि रोज़ी रोटी का मसला है, दुकानदारी का मसला है, वो उन्हें इससे बहस नहीं है कि मुसलमान आगे जाएं, वो लिखें पढ़ें, मदरसों के बच्चे आगे जाएं, वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने। उन्हें तो इससे मतलब है कि उनका उल्लू सीधा होना चाहिए, उनके फ़ायदे होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड राज्य में वहाँ के मुख्यमंत्री, जो वहाँ का नेतृत्व है, वो बहुत पारदर्शी है, बहुत दूरंदेश, बहुत पारदर्शी भी है, दूरदर्शी भी है और निष्पक्ष भी है। हम मुसलमानों को इस बात का प्रयास करेंगे कि आप इसे समझने का प्रयास करें। ये आपके बच्चों के लिए आइंदा आने वाले दौर में हमारे लिए विकास का मार्ग प्रस्तुत करेगा, एकता का मार्ग प्रस्तुत करेगा, भाईचारा मजबूत होगा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत होगी। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने ये तय किया है कि हम कोई भी गलत काम नहीं होने देंगे, और ये लोग या तो माने वरना बैठ के डिबेट करें हमसे। हम उन्हें इस बात की दावत देंगे, और हम उनसे नहीं, हम तो सीधे मुस्लिम कम्युनिटी से हम संवाद कर रहे हैं, और वो हमारा संवाद जो है मदरसों में, मस्जिदों में चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब यूसीसी पे कह रहे थे कि अगर यूसीसी लागू होगा तो देश का मुसलमान खतरे में आ जाएगा और मुसलमानों के साथ ये धोखा है। मैं बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी साहब को सीधे बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मोहतरम ओवैसी साहब, कृपया मेहरबानी करके आप ऐसा भ्रम पैदा मत करो कि जिससे ये मुसलमान आज मुख्य धारा की तरफ आ रहा है, आज मेन स्ट्रीम की तरफ बढ़ रहा है। मैं फिर जिक्र करूंगा इस बात का कि इनकी तो अभी बहुत सारी बातें इनकी ख़तरे में आएंगी। मैं एज ए मदरसा उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड के एज ए अध्यक्ष के एक खादिम की तरह हमने काम किया, सेवक की तरह। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब ज़रा मुझे बताएं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कितनी बार पार्लियामेंट के अंदर पसमानदा मुसलमान जो मुख्य धारा से कट गए उनकी कितनी वकालत की। हम 4% मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को, जो 4% मदरसों में पढ़ते हैं, मगर वो बहुत ही उनकी आगे जाके अहमियत होती है, उनकी महत्ता बढ़ती है। वो कैसे कि वही लोग मस्जिदों में जाके उपदेश देते हैं, निर्देश देते हैं। अब उनकी प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने इस तरह से कि वो आर्थिक तौर से कमज़ोर होते हैं, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तथाकथित लोगों का, जिन्होंने एक प्रोफेशनल के तौर से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें इस्लाम से हमदर्दी नहीं है, उन्हें मोहम्मद साहब से हमदर्दी नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने से हमदर्दी है। अगर उन्हें इस्लाम से और मोहम्मद साहब को फॉलो करते तो मैं आपको ये बता दूं मान्यवर कि वो विरासत को आगे ना बढ़ाते। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद परपोता। आप देख लीजिए, उठा करके दिल्ली की जाओ मस्जिद से लेकर के जितने बड़े बड़े आपके इदारे हैं, सब जगह चले जाओ, और फिर भारतीय जनता पार्टी को देखो, जिसे ये कहते हैं, इन लोगों ने एक भ्रम पैदा किया। क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन है, इनकी नागरिकता ख़त्म कर देगी। अरे भाई, आप 10 साल का और 60 साल का में कंपेरिजन करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि इन 10 सालों के अंदर एक जगह कहीं दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं, और 60 साल के अंदर पूरे मुल्क के अंदर इतने फसाद हुए हैं कि कोई शहर बचा हुआ नहीं है, कोई ज़िला बचा हुआ नहीं है। आप उठा के देख लीजिए इतिहास को, और लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं।
कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर, जिसने इन्हें वोट बैंक बना के रखा। इनका तुष्टीकरण किया, सिर्फ तुष्टीकरण किया, कोई काम नहीं किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है मनमोहन सिंह जी के सामने और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप देखें कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी कोई बैकग्राउंड राजनीति घरानों से नहीं है, एक कभी कभी वो एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु नज़र आते हैं कि लगता है कि आध्यात्मिकता के शिखर पे बैठे हैं, और जब वो अपनी कुर्सी पे बैठते हैं तो लगता है कि एक राजनेता बोल रहा है, सेवक बोल रहा है। और जब वो जजों को, अभी सॉलिसिटर और अटॉर्नी जनरल को उन्होंने एड्रेस किया, क्या लग रहा था कि कोई विज़न वाला एक हमारा प्रधानमंत्री है। इत्तेफाक से मैं भाग्यशाली हूँ कि उसमें एक ऑर्गेनाइज़रों में, जो उसके ऑर्गेनाइजर, मेरा भी बेटा वहाँ से लॉ कर रहा है, लॉ में PhD कर रहा है मेरा बेटा सलमान कासमी। उससे जो ऑर्गेनाइज़रों की टीम थी, उन कोऑर्डिनेटर में एक मेरा बेटा भी है। ये मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुसलमानों को और मुसलमानों के तथाकथित नेताओं से एक निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप ये बात साबित कर दें कि मुसलमान और इस्लाम खतरे में हैं, तो मैं तो भाई आपको बताऊं, मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ करके घर में बैठ जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं और मैं अपने उस फ़र्ज़ को अदा कर रहा हूं कि RSS से इन्होंने डराया, RSS को इन्होंने ऐसा बना के पेश किया जो मानो RSS मुसलमानों की कातिल है। अरे कातिल तो तुम हो। RSS के लोग जो गौ रक्षा करते हों, पर्यावरण की बात करते हों, हिमालय की हिफाजत की बात करते हों, पेयजल की बात करते हों, गंगा की पवित्रता की बात करते हों, यार वो किसी इंसान को, यानी मुसलमानों का वध कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं बताइए। हाँ, वो राष्ट्रवाद हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं और ये हम सबको रखना चाहिए। ये तो हमें मोहम्मद साहब का जीवन बताता है कि अपने राष्ट्र से मोहब्बत करो, उससे प्रेम करो। मोहम्मद साहब ये भी बताते हैं कि तुम गाय का दूध पियो, उसका मीट ना खाओ, उसमें बीमारी है, उसका दूध पियो, उसमें शिफा है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि ये UCC के ऊपर वावेला मचा रहे हैं, बताइए। फिर मैं एक बार आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हलाला कोई ताल्लुक़ उसका इस्लाम से नहीं है, बिल्कुल 100% इन लोगों ने उसका मिसयूज़ किया। 3 तलाक, इसका कोई ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, इन्होंने 100% उसका इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया। कई मुसलमानों से इस अगर बारे में बात की गई, UCC जब पिछले साल जब लागू होने वाला था, उसकी बातचीत चर्चा में हुई थी 2023 में, तब कई मुसलमानों से बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था अगर UCC आ जाएगा देश में तो हमारा शरिया कानून का क्या होगा? शरिया कानून ख़त्म ही हो जाएगा पूरा। नहीं, मुझे ये तो बताइए कि ये शरिया कानून के ये 50 लोग जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग NGO के तौर से चला रहे हैं, इन्होंने उसके नाम पर ये चंदा लाते हैं, मालूम है क्या करते हैं ये? मैं अगर आज आपको बता दूँ, और सरकार के हर चीज़ नज़र में है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ जो है ये समझौते कर रहे हैं, ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके एम्पायर एक्वायर ना हो जाएं। जब इनके खातों पे क्या करते हैं ये दंगा होने का इंतज़ार करते हैं, फसाद होने का इंतज़ार करते हैं, और ये यहाँ से जाते हैं। मान लीजिए 20 मकान बनाए किसी ने, 1 करोड़ रुपए लेकर है, 25 लाख खर्च किए, 75 इनके खाते में ही चले गए। ये काम कर रहे हैं ये NGO की तरह से। ये काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चैलेंज करता हूं मैं कि बताइए आपको किसने चुना है? आखिर आप, जब ये लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो संगठन है, उनमें पारदर्शिता क्यों नहीं है? उनमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? अब हमने जब ये बेड़ा उठाया कि हम मदरसों को आधुनिकता से जोड़ेंगे, उन्हें इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, उन्हें IAS और IPS बनाएंगे। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में वो बच्चे जब विकास की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने ये तय किया है कि हम इन बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, तो मैं इंतज़ार कीजिए कि ये लोग या तो इस्लाम को फॉलो करेंगे, वरना इस्लाम को बदनाम करने की इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ना इस्लाम खतरे में है भारत में और ना मुसलमान खतरे में है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास साथ में चल रहा है।